नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं हूं मिस्टर पैराडॉक्स और आज हम लोग अंतराल के तीसरे पार्ट बिस्कोहर की माटी को समझेंगे शॉर्ट में। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पार्ट के लेखक है विश्वनाथ त्रिपाठी, जिनका जन्म 1931 यानी 1931 में हुआ था। तो इस पार्ट में लेखक अपने गांव बिस्कोहर के बारे में हमें बताते हैं। लेखक बताते हैं कि उनके गांव में हिंदुओं के यहाँ खाना कमल के पत्तों पर परोसा जाता था। लेखक बताते हैं कि कमल ककड़ी नहीं खाई जाती, बल्कि कमल के बीज कमल गट्टा को खाया जाता है। फिर लेखक पानी में खिलने वाले एक फूल कोइया के बारे में बताते हैं। कोइया को कुमुद और कोकाबेली भी कहा जाता है। सर्दियों में जहाँ कहीं भी गड्ढा होता है और उसमें पानी भर जाता है, वहाँ पर ये फूल खिल जाते हैं। लेखक बताते हैं कि ये भारत में हर जगह मिल सकता है, लेकिन पहले लेखक को लगता था कि ये सिर्फ उन्हीं के गाँव में मिलता है। लेकिन जब वो वैष्णो देवी गए थे तो पंजाब में रेलवे लाइन के दोनों तरफ उन्होंने ये फूल खिला हुआ देखा। लेखक बताते हैं कि उन्हीं दिनों तालाब में सिंघाड़े निकलना भी शुरू हो जाते हैं। इनके फूल पानी में खिलते हैं और ये सफ़ेद रंग के होते हैं। इन्हीं के फूलों से सिंघाड़े का फल मिलता है, जिसे खाया जाता है। फिर लेखक हर सिंगार नाम के फूल के बारे में बताते हैं, जो कि सर्दियों में खिलता है। ये सफ़ेद रंग का फूल होता है और ये पूजा के वक्त काम आता है। ये परिजात और शिफाली के नाम से भी जाना जाता है। इसके फूल, पत्ते और छाल आयुर्वेद में भी काफ़ी काम आते हैं। फिर लेखक कदम्ब के फूल के बारे में बताते हैं, जो कि नींबू के शेप का होता है। कि आप देख सकते हैं कि ये संतरी यानी ऑरेंज कलर का होता है और इसमें सफ़ेद रंग की छोटी पंखुड़ियाँ निकली होती हैं। ये फूल गुच्छे में होता है। इसकी खुशबू काफ़ी अच्छी होती है और ये काफ़ी काम का होता है। फिर लेखक सरसों के फूलों के बारे में बताते हैं, जो कि पीले रंग के होते हैं। इनमें वैसी खुशबू आती है जैसे किसी तेल से आ रही होती है। इन्हें सरसों के साथ ही कुक किया जाता है और इनमें से सरसों के फूल मिलते हैं। फिर लेखक भरभंडा नाम के फूल के बारे में बताते हैं, जिसे सत्यानाशी भी कहते हैं। नाम से काफ़ी खतरनाक लग रहा है, इसलिए जानने की ज़रूरत नहीं है क्यों। ये फूल पीले रंग का होता है और ये काफ़ी कोमल यानी सॉफ्ट होता है। बरसात में जब लेखक के गांव में आंखों की बीमारी फैल जाती है, तब इस फूल का रस उस बीमारी को ठीक कर देता है। फिर लेखक जूही के फूल के बारे में बताते हैं, जो कि सफ़ेद रंग का फूल होता है। इससे काफ़ी अच्छी खुशबू आती है और इससे गजरा भी बनाया जाता है। लेखक बताते हैं कि अलग अलग पौधों और मिट्टी के अलग अलग रूपों के साथ रहकर ऐसा लगता था जैसे ये सब सजीव है, यानी ये सब जिंदा हैं और हम जी रहे हैं। लेखक बताते हैं कि उन्हें ऐसा लगता था कि आसमान भी उनकी टोली यानी ग्रुप में से एक ही है। उनके लिए चांद उस वक्त सिर्फ चांद नहीं थे, बल्कि चंदा मामा थे। वो ऐसा मानते थे कि उस चांद पर एक बूढ़ी औरत रहती है और मानते थे कि वो बूढ़ी औरत उन बच्चों की दादी की एक दोस्त है। फिर लेखक एक माँ और एक बच्चे के रिलेशन के बारे में बात करते हैं। लेखक कहते हैं कि एक बच्चे का माँ का दूध पीना सिर्फ दूध पीना ही नहीं होता, बल्कि माँ से बच्चे के सारे संबंधों का जीवन चरित होता है। लेखक बताते हैं कि इसी से एक माँ और एक बच्चे का पूरा रिलेशन बनता है। बच्चा रोता है, कभी कभी जाने अनजाने अपनी माँ को मार देता है। माँ भी खींच के मार देती है, लेकिन बच्चा अपनी माँ से कभी अलग नहीं होता। वो बच्चा हमेशा साथ रहता है और माँ हमेशा साथ रखती है। एक बच्चा हमेशा अपनी माँ के शरीर का स्पर्श लेता है यानी टच करता है, और इस स्पर्श वो हमेशा याद रखता है। वो इसे कभी नहीं भूलता है। एक बच्चा अपनी माँ के साथ हमेशा रहता है। कभी कभी जब बच्चे के नए दांत निकलना शुरू होते हैं, तो वो सब कुछ काटना शुरू हो जाता है। जब बच्चे के नए दांत निकलते हैं, तो वो हर चीज़ को दांत से काटने की कोशिश करता है। इसे टीसना कहते हैं। वो हर चीज़ दांत से काटने की कोशिश करते हैं, जैसे कभी कभी वो अपनी माँ के हाथ को काट लेते हैं। इसके बाद माँ भी उन्हें खींच के थप्पड़ लगाती हैं। चांद की रोशनी में चारपाई पर लेटकर उनकी माँ उन्हें दूध पिलाती हैं। लेखक कहते हैं कि वो सिर्फ दूध को ही नहीं, बल्कि उस चांद की रोशनी यानी चांदनी को भी पी रहे होते हैं। यानी शांति से उस चांद को देखने का अनुभव यानी एक्सपीरियंस उन्हें काफ़ी प्यारा लगता है और उन्हें ये पूरी ज़िंदगी तक याद रहता है। फिर लेखक बताते हैं कि दिलशाद गार्डन के डियर पार्क में पहले बतख यानी डक्स हुआ करती थी। बतख जब अंडे देने वाली होती थी, तो वो पानी से बाहर आ जाती थी। बतख एकदम अपने पंखों से अपने अंडों को बचाकर रखती थी पूरी दुनिया से। अब लेखक बताते हैं कि बतख की चोंच तो काफ़ी सख्त होती है, लेकिन अंडे काफ़ी नाजुक होते हैं। लेकिन फिर भी अगर कोई अंडा लुढ़क कर गिर जाए, तो बतख बड़ी सावधानी से अपनी चोंच से उस अंडे को वापस रख देती है।
अब यहाँ लेखक अपनी माँ और उस बतख की माँ की तुलना करते हैं, यानी कंपेयर करते हैं। ऐसे वो अपनी माँ की बेइज्जती करने के लिए नहीं करते, बल्कि ये बताने के लिए करते हैं कि चाहे इंसान की माँ हो या बतख की माँ, माँ माँ होती है। वो बताते हैं कि जिस सावधानी से बतख की माँ अपने अंडों की रक्षा करती है और उन्हें प्यार करती है, वैसे ही लेखक की माँ भी उनकी रक्षा करती है और उन्हें प्यार भी करती है। फिर लेखक बताते हैं कि एक दिन उन पर अत्याचार हो गया। उनका छोटा भाई पैदा हो गया था और अब उनकी माँ उन्हें नहीं, उनके छोटे भाई को दूध पिलाती थी और लेखक को गाय का बेस्वाद दूध पीना पड़ता था। एक रात लेटे हुए लेखक चांद को देखते रहते, कभी उसे छूने की कोशिश करते तो कभी उससे बातें किया करते। कभी कभी ऐसा लगता कि चांद बादलों के पीछे छिप जाता और फिर अचानक बाहर आ जाता। जब इमली के पेड़ों से होते हुए चांद की रोशनी आती तो वो काफ़ी सुंदर लगती थी। फिर लेखक बताते हैं कि उनके गांव में सांप और बिच्छू भी होते हैं जिनसे सब डरते थे। लेखक बताते हैं डोंगहा सांप के बारे में जिसमें जहर नहीं होता है। इन्हें मारा नहीं जाता था क्योंकि इन्हें वामन जाति का समझा जाता था जिनका सम्मान होता था। फिर लेखक मजगिद्वा सांप के बारे में बताता है और इसमें भी जहर नहीं होता है। फिर लेखक धामिन सांप के बारे में बताते हैं जिनकी लेंथ काफ़ी ज़्यादा होती है। इस सांप में जहर होता है। अगर ये अपने मुंह से पकड़ ले और अपनी पूंछ मारे तो जिस ऑर्गन पर ये अटैक करता है वो सड़ जाता है, यानी डैमेज हो जाता है। फिर लेखक बताते हैं गोवन सांप के बारे में और इसमें भी जहर होता है। अगर ये सांप किसको काट लेता है यानी बाइट कर लेता है तो वो इंसान घोड़े की तरह अचानक तड़प तड़प कर मर जाता है। लेखक बताते हैं कि सबको लगता है कि फूल सिर्फ खुशबू देने के लिए होते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। फूल दवा का काम भी करते हैं, यानी किसी को ठीक करने का काम भी करते हैं। अगर किसी इंसान को तितैया काट ले और वो बेर का फूल सूंघ ले तो उस तितैया का डंक हट जाता है, यानी उसका असर चला जाता है। लेखक बताते हैं कि उनके गांव में काफ़ी गर्मी पड़ती थी, लेकिन फिर भी जब वो देखते थे कि सब दोपहर को सो रहे हैं तो वो चुपके से खेलने चले जाया करते थे। उस वक्त लू यानी गर्म हवाएं भी चला करती थी जो आपको बहुत बीमार करने के लिए काफ़ी है। उसी से बचने के लिए गांव में कुछ नुस्खे इस्तेमाल किए जाते थे। जैसे लेखक की माँ उनकी शर्ट से प्यास बांध देती थी। दोस्तों, इसका साइंटिफिक रीज़न ये है कि प्याज रेडिएशन को सोख लेता है, यानी एब्जॉर्ब कर लेता है। साथ ही गर्मियों में कच्चे आम का पन्ना भी पिया जाता था। उसे भूनकर गुड़ या चीनी में उसका शरबत पिया जाता था और उससे फिर शरीर पर लगाया भी जाता था और उससे कभी कभी नहाया भी जाता था। कच्चे आम को भूनकर या उबालकर उससे सिर भी धोया जाता था। लेखक को कच्चे आम और कच्चे आम की खुशबू और जामुनों का पकने से पहले कच्चा ही खा लेना ये सब याद है। लेखक बताते हैं कि कटहल फल था और सब्जी भी, यानी उसे फ्रूट की तरह भी खाया जाता था और उसे खाने के साथ सब्जी की तरह भी खाया जाता था। फिर लेखक अपने गांव में होने वाली बारिश के बारे में हमें बताते हैं। लेखक बताते हैं कि अचानक बारिश शुरू नहीं हो जाती, बल्कि पहले आसमान में काले बादल आ जाते हैं। दिन में बादल छा जाने से ऐसा लगता था जैसे रात हो गई है और फिर तेज़ बारिश शुरू हो जाती थी। पहले बारिश की आवाज़ किसी तबले, मृदंग या सितार जैसी लगती थी और ये सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। लेकिन बारिश के तेज़ होने के बाद ऐसी आवाज़ आती थी जैसे लगता था कि दूर से घोड़े भाग कर आ रहे हैं। तेज़ गर्मी के बाद जब बारिश आती है तो जानवर जैसे कुत्ते, बकरी, मुर्गी मुर्गे ये सब भी भागना शुरू कर देते हैं। लेखक बताते हैं कि पहली बारिश में नहाने से बीमारियां भी ठीक हो जाती हैं, जैसे फोड़े फुंसी की बीमारी, ये सब भी ठीक हो जाती हैं। और इस दौरान कभी कभी मछलियाँ भी उबस के मांझे यानी फैन में फंसकर मर जाया करती थी। बारिश में जोंक, केचुआ, ग्वालिन जुगनू, अगन्यवा, बोका, करकच्ची, गोंजर ये सब कीड़े वगैरह भी निकला करते थे। बारिश इतनी तेज़ होती थी कि इससे कभी किसी घर की छत ही उड़ जाया करती थी या फिर ज़मीन ही धंस जाया करती थी। और फिर बारिश के बाद सब जगह गंदगी, कीचड़ और बदबू फैल जाती थी। लेकिन बारिश में धरती, आसमान, तालाब और सारी दिशाएं निखर जाया करती थीं। बारिश से लोगों को ये परेशानी भी होती थी कि अगर उन्होंने बारिश से पहले लकड़ी जमा नहीं करी तो गीली लकड़ी को जलाने से पूरे घर में धुआं फैल जाता था। लेखक बताते हैं कि खेतों की फसलों तक पानी पहुंचाने के लिए छोटी छोटी नालियाँ, जिन्हें बराह कहा जाता था, बनाई जाती थीं, जिनसे पानी एक अच्छी सी आवाज़ में बहता था। इसके बाद लेखक बताते हैं
कि सर्दियों की धूप में और गर्मियों की रातों में ज़्यादा फर्क नहीं होता है। वे लेखक एक व्यक्ति के बारे में बताते हैं जिससे वो पहली बार बढ़नी जगह में एक रिश्तेदार के यहाँ मिले थे, और वो थी एक औरत। लेखक उनसे उम्र में काफ़ी छोटे थे, करीब 10 साल छोटे थे। लेखक ने उन्हें देखा तो लगा कि चांदनी रात में, बारिश की चांदनी रात में जूही के फूल की खुशबू आ रही है। चांदनी रात में सफ़ेद फूल ऐसे लगते थे जैसे चांदनी खुद फूल के रूप में दिख रही हो। चांदनी भी प्रकृति, फूल भी प्रकृति और खुशबू भी प्रकृति, यानी नेचर। लेखक बताते हैं कि ऐसा लग रहा था जैसे पूरी प्रकृति यानी नेचर एक औरत के रूप में ज़िंदा हो गई हो, जिसमें आसमान, चांदनी और खुशबू ये सब दिख रहे थे। लेखक पूरी उम्र उनसे शर्माते रहे और अपनी मन की बात नहीं कर पाए। कई बार मिलने के बाद और हिम्मत जुटाने के बाद आखिरकार लेखक ने अपने मन की बात थोड़ी सी कह डाली। लेखक ने कहा, जो तुम्हें पा जाएगा वह ज़रूर ही पागल हो जाएगा। इसके बाद एक बार फिर से लेखक अपनी पुरानी यादों को याद करते हैं, अपनी माँ को याद करते हैं। लेखक बताते हैं कि वो अपने पिता के कुर्ते को हमेशा सूंघा करते थे और उस कुर्ते से जो स्मेल आती थी वो उन्हें काफ़ी अच्छी लगती थी। आपको ये बात काफ़ी ज़्यादा डिस्गस्टिंग और बेकार लग रही होगी, पर एक पिता और एक बेटे के रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश कीजिए, आपको दोनों के कनेक्शन को समझने में आसानी होगी। लेखक के मन में ये सब यादें चले रही होती हैं कि बड़े गुलाम अली खान साहब को एक पहाड़ी गाना याद आता है, और वो गाना था, अब तो आओ सजन सुने अकेले में या याद करें। इससे लेखक को उसी औरत की याद आ जाती है, और अपनी यादों में ही लेखक को वो औरत काफ़ी बेचैन दिखती है। अब वो सफ़ेद रंग की साड़ी पहनती है, उसके घने काले लंबे बाल हैं, आंखों में किसी तरह का दुख दिखता है, शायद वो किसी का इंतज़ार कर रही है। जी हाँ, इसका ये मतलब था कि उस औरत का पति अब मर चुका था। लेखक बताते हैं कि संगीत या नृत्य जैसे किसी भी कला में किसी तरह की दुख और बेचैनी हमेशा होती है, और ये सब कहीं ना कहीं लेखक के अपने दुख और सुख से जुड़ने का काम करते हैं। लेखक बताते हैं कि इस स्मृति के साथ मृत्यु का बोध अजीब तौर पर जुड़ा हुआ है, यानी इन यादों, इन मेमोरीज के साथ अजीब तौर से डेथ का कनेक्शन है। यानी लेखक बताते हैं कि जब भी उनके मन में ये सारी यादें आती हैं तब डेथ का कनेक्शन भी अपने आप जुड़ जाता है। मृत्यु का बोध यानी डेथ को रियलाइज़ करना और उसका कनेक्शन अजीब तौर से जुड़े हुए हैं। दोस्तों, हो सकता है कि आपको इस कहानी में फूलों और सांपों के बारे में जानना अजीब लगा हो सकता है कि आप गाँव के कनेक्शन को ना समझ पाए हों, हो सकता है कि आप कहानी के इमोशन से कनेक्ट ना कर पाए हों, तो भी इसमें कोई बुरी बात नहीं है। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि लेखक ने इस चैप्टर के ज़रिए अपने इमोशंस को बताया है, और आपको इस चैप्टर को बस वैसे ही देखना चाहिए।